हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। जो नया सब्जेक्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का परिचय। उद्यमिता क्या होती है या एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इसके बारे में आपका डिटेल में रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड आपके आगे के चैप्टर्स भी रहेंगे इसमें। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा। किसी तरह की और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उद्यमिता क्या है, मेन हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना, क्योंकि जब हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे की चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। तो उद्यमिता की अगर बात की जाए कि उद्यमिता क्या होती है, आज के टाइम में तो ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपना नया बिजनेस चला रहे हैं। तो वहाँ पर उद्यमिता की जब बात आती है तो जब कुछ नया, कुछ ऐसा विचार आए जो पहले से नहीं हो रहा होता है, आप कुछ नया इनोवेशन करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, उस कार्य को करते हैं, उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं, क्योंकि वो काम नया होता है, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप, लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते, तो ना तो मार्केट होगी उसकी, ना उसकी डिमांड होगी। आपको ये भी नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपके पास एक क्या है, रिस्क फैक्टर रहता है, जोखिम रहता है। आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में जाके डिमांड अपनी बना पाएगा, अपनी मार्केट में जगह बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, आपको नहीं पता होता। तो वहाँ पर जोखिम बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, यही एक प्रोसेस है, यही एक कार्य क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो हो जाता है एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी कहलाता है। चलिए, ये तो हो गया कि ब्रीफ में हमने समझ लिया क्या होता है। अब आ जाते हैं कि आपकी बुक में क्या दे रखा है कि उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो किसी अवसर की पहचान करता है, ये देखता है कि अभी करंट में जो सिचुएशंस हमारे सामने हैं उसमें क्या अवसर हैं, कहाँ पर हम अपना कार्य कर सकते हैं, किस चीज में हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, उस साइड में जाना। जैसे आप लोग का ग्रेजुएशन है, कंप्लीट करने के बाद आपको भी डिसाइड करना होगा कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो किस फील्ड में आप आगे जाएंगे। जैसे कॉमर्स से हैं तो अकाउंटेंट में रह सकता है, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तरफ जा सकते हैं, एसएससी की तरफ जा सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किधर जाना है। तो आप ये देखेंगे कि किस उसमें वैकेंसीज ज्यादा आ रही हैं, कब आपका रेगुलर चल रहा है, कहाँ पर आपके लिए आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, कहाँ पर आप किस एग्जाम को क्लियर करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करते हैं। तो यही देखना कि अवसर क्या है, पहचानना उनको, और नए व्यवसाय की स्थापना हेतु कदम उठाना। कि ये अवसर तुमने पहचान लिए, अब उसको करने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है, उसको फॉर्मेशन के लिए उसको पूरी प्रोसेस को करना ही क्या कहलाता है, आपका उद्यमिता कहलाता है। और साथ ही उस जो आपका एंटरप्राइज होगा, उपक्रम होगा, उसको सही ढंग से चलाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मटेरियल चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, इन सारी चीजों को कलेक्ट करना। जो उसमें अनिश्चितता होती है, रिस्क होता है, रिस्क कैसे रहेगा अभी मैंने आपको समझा ही दिया। उस रिस्क को वहन करना, उसको अंदाजा लगाना कि कितना रिस्क हो सकता है, उसको कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या उसके लिए खुद को तैयार रख सकते हैं। इन सारे काम को करना ही क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि उद्यमिता क्या है, एक इस तरह की प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति कोई नया उपक्रम या फिर नया व्यवसाय की स्थापना करता है और उसकी स्थापना से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे कार्य करता है, वो हो जाता है आपका उद्यमिता। और वो कार्य करने वाला क्या हो जाएगा, उद्यमी हो जाएगा। अब अगर डिफिनेशन की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आपके शुम्पीटर, जो जोसेफ शुम्पीटर है, उनकी डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है। उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है या स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहां पर भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो वहां पर भी डायरेक्ट ये डिफिनेशन दे रखी होगी, पूछेगा कि किसने दी है, तो आपको पता है जोसेफ शुम्पीटर ने दी है। इसके अलावा हावर्ड जॉनसन ने जो इनकी डिफिनेशन दी थी कि उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों, आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है। ये भी डिफिनेशन अच्छी है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। पीटर ड्रकर ने कहा था कि उद्यमिता नवप्रवर्तन की एक प्रक्रिया है जो नए अवसरों के लिए संसाधनों का पुनर्आवंटन करती है। नए अवसरों का सृजन उद्यमी के असामान्य संसाधन सृजन तथा जोखिम उठाने के चातुर्य के द्वारा होता है। एक कंप्लीट डिफिनेशन है, इसमें
उद्यमी से रिलेटेड जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उससे रिलेटेड सारी चीजें दे रखी हैं कि वो क्या क्या काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी डिफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा उद्यमी। आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब आ जाते हैं इसकी विशेषताओं पर कि क्या इसकी नेचर होती है, प्रकृति, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, नियमित क्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या रहता है कि ये लगातार चलती रहती है। ये नहीं कि आपने एक बार, जैसे कि मैनेजमेंट का काम है, जब तक बिजनेस चलता रहेगा लगातार चलता रहेगा। ये जो कार्य होता है उद्यमिता का, ये लगातार चलता रहता है। क्यों क्यों चलता रहेगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे आज के टाइम की मार्केट को, कितना ज्यादा कंपटीशन फैल चुका है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, नए नए जो कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आप लगातार ये कार्य नहीं करते रहेंगे, लगातार नए नए इनोवेशन नहीं करेंगे, तो आप क्या होंगे, पीछे हो जाएंगे और नई कंपनीज आगे आपसे निकल जाएंगी। एक्चुअल में देखिएगा तो ये हो भी रहा है कि आप प्रोडक्ट की तरफ ही देखें अगर, तो नए नए प्रोडक्ट एक ही तरह के बहुत सी कंपनीज लेकर के आ रही है, उससे कम प्राइस पर लेकर के आ रही है, तो हम लोग फॉरन ही क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं। जहाँ पर हमको सस्ता मिल रहा है, सेम क्वालिटी है, तो हम लोग फॉरन स्विच कर जाते हैं उस प्रोडक्ट पर। इसलिए इनोवेशन हर कंपनी के लिए लगातार करते रहना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए क्या है, ये एक नियमित क्रिया है, लगातार चलती रहती है। फिर आ जाता है विधि सम्मत तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, लॉफुल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि उद्यमिता का उद्देश्य जो होता है कि विधि सम्मत, यानी कि जो भी इनोवेशन आप कर रहे हो, जो भी नया आविष्कार कर रहे हो, वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए, या इस तरह से कह सकते हैं कि समाज के हित में होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं करने वाला होना चाहिए। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको करने के लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट की नॉलेज में रहे कि आप क्या बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, उसको कहाँ पर सेल कर रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है वहां पर कि आप लाइसेंस लें। इसलिए कहा गया है कि जो भी इनोवेशन आप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण क्रिया तो ये है ही कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि हम कोई कार्य कर रहे होते हैं। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको पहले ये देखना होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट में। समस्या ढूंढना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई समस्या ढूंढी, हाँ ये मार्केट में समस्या है, फिर आप उसका समाधान ढूंढते हैं, उसका आप ढूंढते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। उसी को ढूंढने में ही क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट का इन्वेंशन होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव प्रोसेस। अभी जो मैंने आपको बात समझाई वही वाला पॉइंट आ जाएगा कि कितना क्रिएटिव है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं कुछ नया करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें इस टाइम मार्केट में आ रही हैं जो जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा भी प्रोडक्ट मार्केट में है कि अजीब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है जिनको हम नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनको भी सोल्यूशन आज के टाइम में लोगों ने बनाया हुआ है। अगर सिंपल से अगर बात करें, हम अगर शुगर का टेस्ट करवाना होता है तो पहले हम लोग पैथोलॉजी जाते थे, लेकिन आज के टाइम में उसके लिए भी मशीन है, छोटी छोटी मशीनें मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको खुद परचेज कर सकते हैं और खुद आप यूज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैंने दिया है कि क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में आ चुकी हैं जिसने हमारे काम को बहुत ही ईजी बना दिया है। तो वो सब एक आपका इनोवेशन का ही प्रोसेस है, इनोवेशन की ही एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है उत्पादन का संस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, उसी का आप सृजन कर रहे होते हैं। आपने किसी प्रोडक्ट में देखा कि क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उसकी आप यूटिलिटी है, उसको ही आपने एक पूरी तरह से प्रोडक्ट का रूप देके मार्केट में अवेलेबल कराया, उस चीज का प्रोडक्शन किया, तो वो आपका हो जाता है कि ये इसमें अलग अलग तरह की उपयोगिता का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन का संस्थान है। नेक्स्ट है जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी उद्यमिता की बात होगी साथ में रिस्क फैक्टर उसके जरूर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि नया जब इनोवेशन कुछ आप कर रहे होते हैं, नए अवसरों की तरफ जा रहे होते हैं, वहां पर रिस्क बहुत रहता है। पहले से चले चलाए बिजनेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क नहीं होता, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी बनी हुई है, प्रोडक्ट को जानते भी हैं लोग, आप आसानी से उसको विक्रय कर पाएंगे, उसको सेल कर पाएंगे। लेकिन जब नया होगा, कुछ कुछ नया बना रहे होंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। इसलिए उद्यमिता के साथ जोखिम जुड़ा रहता है। तो ये हो गया आपकी कि क्या प्रकृति का विशेषता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये बेस समझ लिया तो आगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो बार बार आपको मिलेंगी अलग अलग चैप्टर्स में इसके। तो इसको डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उद्यमिता की क्या अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं उद्यमिता की, तो सबसे पहला तो अवधारणा हो जाती है इसमें कि जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, कि जो व्यक्ति जोखिम उठा सकता है, जो व्यक्ति
कोई भी जोखिम को ले सकता है वही आगे प्रॉफिट भी गेन कर पाएगा और वही मार्केट में एक अच्छा उद्यमी बन भी पाएगा। क्योंकि जब भी आप नया कुछ बना रहे होंगे तो वहां पर आपको नहीं पता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, तो आपने एक चांस ही तो लिया है, आपने एक रिस्क ही तो लिया है कि हो सकता है आपकी कंपनी आगे काफी बढ़ के निकल जाए, या हो सकता है जितना भी आपने उसमें कैपिटल लगाई है सब डूब जाए। तो इस तरह से रहता है कि बहुत बड़ा रिस्क रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जोखिम उठाना या फिर जोखिम साथ में जुड़ा रहता है हमेशा उद्यमिता की। क्योंकि जोखिम क्या है, अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मार्केट में आपके बिजनेस में, क्योंकि दो तरह का एनवायरनमेंट जो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, और बिजनेस की अगर बात करें तो वहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका जरूर रहेगा। कंट्रोल ना होने की वजह से अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है, जिस वजह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर आ जाएगा संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर रिस्क लेने की बात नहीं है, आपको पूरा आपने जो सोचा है उसके लिए आपको पूरी अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका संगठन अच्छा है तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। संगठन क्या हो जाता है, मानवीय समूह होता है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो मिलकर के एक संगठन कहलाते हैं। एक गोल के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए मिलकर के वो कार्य कर रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेट करके अच्छे से जब वो काम करते हैं तभी आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को आप अचीव कर पाएंगे। फिर आ जाता है प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। इसमें क्या है कि जो इस अवधारणा को मानते हैं, जैसे कि ये अवधारणा जो है वो हास्लिस एवं जेएस मिल की है, जो प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल की अवधारणा है। इनका मानना ये था कि जो उद्यमिता होती है एक तरह से प्रबंध का कार्य भी करती है और नेतृत्व भी करती, लीडरशिप का काम करती है, तो उसके अंदर ये स्किल्स भी रहती हैं। क्योंकि सब कुछ अपना मैनेज करना, संगठन को बनाना, सारी जो जितनी भी उत्पादन के साधन है उन सबका प्रबंध करना, उनके लीडरशिप करना जो भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अवधारणा हो जाती है उद्यमिता की। नवाचारी कार्य, इनोवेशन फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुम्पीटर ने ही कहा था कि अभी जैसे मैंने डिफिनेशन आपको बताई ही थी कि नवाचार का कार्य करना उद्यमिता का सबसे प्रमुख कार्य होता है, या इन्होंने उद्यमी को नवाचारी ही कहा था। इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी शुम्पीटर ने 1934 में दी थी। इनका मानना यह था कि जो उद्यमी होता है नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीकों को जन्म देता है, कि नया टेक्निक्स को लाता है, नई नई प्रोसेस को लाता है, नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाता है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। पीटर ड्रकर थे, उन्होंने ये अवधारणा दी थी। उनका यह दृष्टिकोण था कि जो उद्यमिता होती है वो अवसर खोजने की प्रक्रिया की तरह है, कि क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी खोजी। जैसे कि मास्क जो हम लोग लगाते हैं, उस मास्क का बिजनेस इस टाइम पे बहुत चला था। क्योंकि पहले लोग इतना यूज नहीं करते थे, यूजली हम लोग को जरूरत पड़ती ही नहीं थी मास्क की। लेकिन उस टाइमिंग में क्या हुआ, लघु कुटीर उद्योग के तौर पर ये बहुत ज्यादा विकसित हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा, जो आपका मास्क का बिजनेस था। तो वो क्या था, अवसर ही तो एक उस टाइम आया, उस अवसर का जिसने भी यूज किया उसकी कंपनी आगे बढ़ गई। फिर आ जाता है उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। मैकलीलैंड थे, उन्होंने ये विचारधारा दी थी। इसको हम नॉर्मली अगर समझें तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा आकांक्षाएं अपनी रखते हैं, वो ज्यादा अचीवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, ज्यादा एक तरह से बोले ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, कि उनको ज्यादा चाहिए होता है, कुछ नया वो ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ नया अचीव कर पाते हैं। तो ये उपलब्धि की उच्च आकांक्षा की तरह होती है। फिर आ जाता है समूह स्तरीय कार्य। नॉर्मली अगर आपको एक सिंपल सी लाइफ चाहिए तो आप कहीं भी प्राइवेट सर्विस करेंगे, जो आपको सैलरी मिल रही है आप उसमें खुश हैं। लेकिन आप उसमें खुश नहीं रहना चाहते और आप कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं, तो आपके अंदर की वो इच्छा ही आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी और ज्यादा से ज्यादा आप काम कर पाएंगे। अब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहें या आपको बिजनेस में कुछ नया अचीव करना हो, वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। फिर आ जाता है समूह स्तरीय कार्य, ग्रुप लेवल। इसमें रहता है कि उद्यमिता एक व्यक्ति का गुण नहीं है, केवल एक व्यक्ति अकेला, बात सही है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकता। जब वो बिजनेस कर रहा है तो साथ में उसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा संगठन है, वो मिलकर उसके साथ काम कर रहा है, तभी उसको वो अचीव कर पा रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये विचारधारा जो दी थी, ये दी थी आपकी FW यंग ने दी थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं कि प्रबंधकीय नेतृत्व कौशल की विचारधारा किसने दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा JS मिल ने दी है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाता है उद्यमिता की भूमिका, महत्व, लाभ, रोल, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या उद्यमिता की भूमिका क्या रहती है, महत्व क्या होंगे, लाभ क्या होंगे। तो ये आपका अगर हम बात करें जैसे कि डोलिंगर ने इसके बारे में कहा था कि उद्यमिता के द्वारा लोग बेहतर, दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपकी बेरोजगारी कम हो जाएगी, गरीबी कम होगी, निम्न जीवन स्तर होगा, निम्न उत्पादकता, ये सारी समस्याएं जो हैं इनका समाधान मिल जाएगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, नए नए उपक्रम शुरू होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा क्योंकि कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं अवेलेबल हो पाएंगी, उत्पादकता बढ़ेगी, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन जो है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज हो पाएगा। इस वजह से क्या रहेगा कि उद्यमिता से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसके बहुत से लाभ होते हैं, बहुत एडवांटेजेस है। आइए देखते हैं पॉइंट वाइज क्या होंगे। उद्यमी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, encourage entrepreneurial tendencies। इसमें रहता है कि जो उद्यमिता होती है वो इस तरह की मनोवृत्ति को, इस तरह के एटीट्यूड को, इस तरह की सोच को क्या करती है, जन्म देती है। कि इसमें यह रहता है कि एक उद्यमी स्वतंत्र होता है, उसको कोई पूरी तरह से फ्रीडम होती है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करता, वो फ्री होकर कोई भी प्रोडक्ट जो कि मानव हित में हो, लॉफुल होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, लीगल हो, लॉफुल हो, वो बना सकता है। यहाँ पर कोई भी उसको रोक नहीं सकता अपना कार्य करने से। तो ये क्या करता है, बाकी जो उद्यमी होते हैं या कुछ नई थिंकिंग को लाने के लिए आपके अंदर उन चीजों को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर आ जाता है नवाचार को प्रोत्साहन, तो मोस्ट इनोवेशन, ये भी आप समझ ही गए हैं कि नई चीजों को बनाना, कुछ नया सोचना, कुछ नया सकारात्मक विकास करना, यही आपका नवाचार हो जाता है। फिर आ जाता है रोजगार के अवसर में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब उद्यमिता बढ़ेगी, लोग अपने नए नए स्टार्टअप शुरू करेंगे तो वहां पर उनको ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि रोजगार अवेलेबल होगा, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। संसाधनों का समुचित उपयोग, क्योंकि हमारी अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत काफी धनी देश माना जाता है, लेकिन हम उसको प्रॉपर सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। कि यहाँ पर अगर जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम उसका यूज कर पाएंगे। फिर आ जाता है आर्थिक या सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, टू सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें रहता है कि आपकी जो अशिक्षा की समस्या है, सामाजिक अपराध है, बेकारी है, बीमारी है, या जो स्लम एरियाज होते हैं, जो गंदी बस्तियां होती हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवन स्तर इस वजह से सुधर पा रहा है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उनके पास तो काम करने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जो फैमिलीज हो उनकी, उसका पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर उनको रोजगार मिलने लगेगा, उनको सही ढंग से अपना वो काम करने लगेंगे, शिक्षित होंगे, तो एजुकेशन बढ़ेगी, तो आगे उनको भी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो भी वहां से निकल के काफी कुछ बन पाएंगे। आज के टाइम की अगर बात करें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर आप आसानी से फ्री में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर किसी के लिए ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिए, आप कुछ भी बन सकते हैं, आईएएस पीसीएस जो भी आप बनना चाहें, या बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहें तो आप वो भी बन सकते हैं। बस आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। फिर आ जाता है आर्थिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसमें रहता है कि जब छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुलते हैं, लोग अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पूंजी सिर्फ एक कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होने पाती। जैसे कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी एकत्रित है, लेकिन अगर लोग सर्विस बड़ी बड़ी जगहों पर करने के बजाय अपना खुद का कुछ स्टार्टअप खोलते हैं और उससे वो अर्निंग करके खुद को बड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये रहता है कि जो पूंजी होगी, कैपिटल होगी, वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित ना होकर के सबके पास थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से बोले आय में समानता आनी शुरू हो जाएगी लोगों की। तो इस तरह से आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा। फिर आ जाता है राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी, कंट्रीब्यूट्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ आए, जो गवर्नमेंट मोटिवेट करती है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा आइए और जो अपने आप से कोई स्टार्टअप करिए। लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है, जो लोन्स होते हैं उसमें आपको टैक्स में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलाई जा रही हैं जिससे कि लोग मोटिवेट होकर इस तरफ आ सकें। तो ये हो जाते हैं जो उद्यमिता होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसके कुछ बेनिफिट्स, एडवांटेज या प्रॉफिट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उद्यमिता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।